हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनोमाइजर का न्यूमेरिकल। अभी हम इकोनोमाइजर के बारे में लास्ट क्लास में पढ़े थे कि हाँ, इकोनोमाइजर का थ्योरेटिकल पार्ट्स हमने कुछ उसमें भी जाना भी था, कुछ कॉन्सेप्ट भी जाने थे, जैसे कि हमारा इकोनोमाइजर एक पेज के ऊपर क्यों होता है उसके बारे में हमने जाना था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है, नहीं मिस किया है, तो प्लीज उसको पहले देखिए, उसको न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लेंगे। तो इकोनोमाइजर का न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी आता है। हाँ, कुछ वो एक्स्ट्रा पैरामीटर दे देते हैं या थोड़ा सा घुमा देते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमको बहुत ही सिंपल आप बोल सकते हैं कि इकोनोमाइजर, सुपर हीटर्स, एपीएच एक तरह से हीट एक्सचेंजर्स हैं। हीट एक्सचेंज करते हैं, किसी का एक जगह हीट लॉस होता है तो दूसरी जगह हीट गेन होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं और बहुत मतलब आसानी से सॉल्व होते हैं। तो अगर आपको इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज उनको छोड़ के मत आना। आई थिंक मैं तो यही कहूंगा कि आप सबसे पहले उसको सॉल्व करना, क्योंकि आपको वो काफी स्कोरिंग होते हैं। तो वैसा ही न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बीओई में आया हुआ है पहले भी, तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा बस जान जाते हैं क्या उसके बेसिक के बारे में, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में कि हमारा जो इकोनोमाइजर है उसमें बॉयलर वाटर फ्लो करता है ड्रम में जाने से पहले, जिसको हम फीड वाटर भी बोलते हैं। तो हमारा ये फीड वाटर फ्लो होता है और इसकी जो हीटिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? फ्लू गैस के द्वारा। तो हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि हाँ, जो फ्लू गैस ने हीट लॉस किया वो फीड वाटर ने हीट गेन किया। सिंपल सा है। ये जो हीट गेन और हीट लॉस होता है वो सेंसिबल हीट होता है। इसमें हमने, अगर आपको रैंकिन साइकिल याद होगा तो मैंने आपको बताया था रैंकिन साइकिल में कि कैसे कहां पर इकोनोमाइजर कहां पर होता है और वहां पर लेटेंट हीट नहीं होता है, हमारा सेंसिबल हीट का हीट गेन होता है। तो सेंसिबल हीट गेन के केस में फॉर्मूला केवल एक ही यूज होता है, तो दोनों केसेस में आइदर हम बात करें कि फीड वाटर का हीट गेन और फ्लू गैस का हीट लॉस, इन दोनों ही केसेस में हमको यही फॉर्मूला यूज करना है और बहुत ही सिंपल तरीके से बस आपको यूनिट की तरह से आप बोल सकते हैं कि इनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं यूनिट कन्वर्जन बेस्ड होते हैं। मतलब आपको बस यूनिट कन्वर्जन करना है और फॉर्मूला पे पैरामीटर्स को रखने हैं और सॉल्व कर देना है। जैसा कि हमको कैलकुलेटर अलाउ होता है तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स लंबे हो सकते हैं, बट आपको क्रॉस चेक करना है दोबारा कि हाँ, आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया हो उसका जो पैरामीटर जो कैलकुलेशन किया है वो गलत ना हो, तो आप एक बार जरूर चेक करिएगा। तो इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन बस ये कि डेटा ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा ही जो मेरे पास मैं आपके लिए क्वेश्चन आया हूं, उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन था कि थोड़ा सा उसमें एक दो डेटा ज्यादा दे दिया हुआ था या फिर उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, तो उसको देख के लोग या तो छोड़ दिए होंगे और जिन्होंने अटेंड किया वो नो डाउट बहुत इजी है। अगर जिन्होंने भी छोड़ा है बस वो आई थिंक नंबर्स और डेटा देख करके कंफ्यूज हुए थे या उसको देख करके बस सोचे कि हाँ, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, टाइम क्यों किल करें। तो टाइम इसमें किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। तो क्वेश्चन ऐसा था कि कैलकुलेट द हीट अवेलेबल विदाउट इकोनोमाइजर एंड फ्यूल सेविंग बाय प्रोवाइडिंग इकोनोमाइजर फॉर ए बॉयलर। कि अगर हमारे बॉयलर में इकोनोमाइजर के द्वारा कितना हीट अवेलेबल है और कितना फ्यूल सेविंग होगा अगर हम इकोनोमाइजर को इंस्टॉल करते हैं इन अ बॉयलर। द परफॉर्मेंस डेटा ऑफ द बॉयलर आर गिवन एज बिलो। पहला पैरामीटर्स ऐसे दिए हुए हैं कि एवरेज क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड इज इक्वल टू 5 टन पर आवर, एवरेज फ्लू गैस टेम्परेचर 315 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट इकोनोमाइजर, यानी कि उस समय का है टेम्परेचर, ये फ्लू गैस टेम्परेचर जब इकोनोमाइजर इंस्टॉल्ड नहीं है। एवरेज स्टीम जनरेशन पर केजी ऑफ फ्यूल ऑयल इज इक्वल टू 14 केजी, यानी कि 1 केजी ऑफ फ्यूल से 14 केजी ऑफ एवरेज स्टीम जनरेशन होता है। इन दोनों के रेशियो को हम बात करें कि हाँ, स्टीम बाई फ्यूल का जो रेशियो होता है उसको इवेपोरेशन रेशियो भी हम बोलते हैं। तो इसको हम जब बॉयलर के न्यूमेरिकल्स बॉयलर में जाएंगे एफिशिएंसी और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको इवेपोरेशन रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि एवरेज स्टीम जनरेशन कितना है, 14 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, यानी कि 1 केजी ऑफ फ्यूल से 14 केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर जो बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। फ्यूल ऑयल सप्लाई क्वांटिटी, हमारा जो फ्यूल का सप्लाई क्वांटिटी है 314 केजी, 314 केजी पर आवर, यानी कि हमका 314 केजी पर आवर फ्यूल हम सप्लाई करते हैं बॉयलर को। फ्लू गैस क्वांटिटी जो है वो है
17.4 kg पर kg ऑफ फ्यूल। इन्होंने क्वांटिटी ऑफ फ्लू गैस डायरेक्टली नहीं दिया है, उन्होंने क्या दिया कि 1 kg ऑफ फ्यूल से 17.4 kg ऑफ फ्लू गैस जनरेट होता है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूल जो है इन्होंने दिया है 0.23 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। जीसीबी ऑफ जो फ्यूल है वो है 10,000 किलो कैलोरी पर केजी। राइज इन फीड वाटर टेम्परेचर इकोनोमाइजर के साथ बाय प्रोवाइडिंग इकोनोमाइजर, यानी कि इकोनोमाइजर के करस्पॉन्डिंग जो फीड वाटर का टेम्परेचर राइज होता है वो है इन्होंने दिया है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स इन्होंने दिया है 8,600 आवर्स, यानी कि ईयरली 8,600 घंटा वो बॉयलर ऑपरेट होता है। तो न्यूमेरिकल्स के ये पैरामीटर्स हैं, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और ताकि आपको इजी टू सॉल्व हो। इन्होंने क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ लेता हूं। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द हीट अवेलेबल विदाउट इकोनोमाइजर। तो अगर इकोनोमाइजर नहीं है तो हमारे पास हीट अवेलेबल कितना होगा, तो जो फ्लू गैस का हीट है वही हीट अवेलेबल होगा। तो फ्लू गैस में हीट कितना होगा उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा। फ्लू गैस अगर हमारा ये इकोनोमाइजर नहीं है, आप बोल सकते हैं अगर ये हमारा इकोनोमाइजर नहीं है तो इस फ्लू गैस में हीट कितना अवेलेबल है। हमने जो फ्यूल दिया है, जो एयर सप्लाई किया है, कंबस्टिंग के बाद जो टेम्परेचर राइज हुआ है, तो फ्लू गैस का टेम्परेचर इसके निकालने के लिए, हीट अवेलेबल निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मास ऑफ फ्लू गैस चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस चाहिए और टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। ये तीन चीजें चाहिए हमको। तो इन्होंने जैसा कि मैं क्वेश्चन में बताया था कि जो इन्होंने दिया है फ्लू गैस क्वांटिटी, जो फ्लू गैस क्वांटिटी दिया है इन्होंने दिया है 17.4 kg पर केजी ऑफ फ्यूल, यानी कि डायरेक्टली इन्होंने पूरा फ्लू गैस क्वांटिटी नहीं दिया है, इन्होंने पर केजी ऑफ फ्यूल से कितना जनरेट होता है। तो क्वेश्चन पे क्या निकालना हमको, पहले हीट अवेलेबल विदाउट इकोनोमाइजर। तो फर्स्ट में है विदाउट इकोनोमाइजर, आप बोल सकते हैं। ठीक है, फुल फॉर्मूला फुल लिखिएगा, वहां पे फुल लिखेंगे नो डाउट। तो हीट अवेलेबल विदाउट एन इकोनोमाइजर कितना होगा, आप बोल सकते हैं कि हीट ऑफ फ्लू गैस। तो हीट ऑफ फ्लू गैस कितना होगा, क्यू फ्लू गैस इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लू गैस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो मास ऑफ फ्लू गैस कितना होगा, मास ऑफ फ्लू गैस इन्होंने क्या दिया हुआ है कि 17.4 kg पर केजी ऑफ फ्यूल। 17.4 kg एक केजी जनरेट होता है, तो इन्होंने कितना फ्यूल पर आवर जनरेट होता है, 314 kg पर आवर जनरेट होता है। तो नो डाउट अगर हमारा 314 kg फ्यूल पर आवर जनरेट होता है और 1 kg फ्यूल बर्न होने में 17.4 kg ऑफ फ्लू गैस जनरेट होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फ्लू गैस क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, मास ऑफ फ्लू गैस, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूल दिया हुआ है 0.23, फ्लू गैस भी हम वही लेंगे। डेल्टा टी कितना हुआ, टेम्परेचर राइज इन्होंने दिया है कि एवरेज फ्लू गैस टेम्परेचर जो है वो कितना है 315 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्लू गैस टेम्परेचर हमारा कितना है 315 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो फर्नेस के अंदर का सेकंड पास का टेम्परेचर है वो 315 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन बाहर से जो हम एयर सप्लाई कर रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर है, यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर, हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर भी इन्होंने दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये गलती, ऐसा नहीं आप ये गलती करके आइएगा कि आप डायरेक्टली 315 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमको पहले तो मास ऑफ फ्लू गैस चाहिए, वो कैसे निकलेगा, जो एवरेज दिया हुआ है कि पर केजी ऑफ फ्यूल में कितना फ्लू गैस जनरेट होता है इंटू पर केजी ऑफ कितना केजी ऑफ फ्यूल पर आवर में जनरेट होता है। तो ये जो फ्लू गैस हुआ कितना होगा, इतना केजी पर आवर, ये इतना फ्लू गैस पर आवर जनरेट होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस 0.23, टेम्परेचर जो है विदाउट इकोनोमाइजर टेम्परेचर हमारा 315 था और बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा लगभग आएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा है 3455
2.7 किलो कैलोरी पर आवर। ये आवर लिखना मत भूलिएगा क्योंकि हम आवर में कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें ध्यान है क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने कि पर केजी ऑफ फ्यूल, सॉरी पर आवर फ्यूल, पर आवर ऑफ फ्यूल कितना हो रहा है 314, ये आवर में है, पर आवर में है, तो हमारा पर आवर इतना किलो कैलोरी ऑफ हीट अवेलेबल है विदाउट एन इकोनोमाइजर। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ जिसने उन्होंने पूछा है। ठीक है, दूसरा इन्होंने पूछा है कि फ्यूल सेविंग कितना होगा अगर हम इकोनोमाइजर को इंस्टॉल करते हैं। तो इकोनोमाइजर जब हम इंस्टॉल करेंगे तो इकोनोमाइजर कितना हीट गेन करेगा, वही फॉर्मूला सेम रहेगा, एम सीपी डेल्टा टी। तो मास ऑफ फ्लोइंग स्टीम फ्लो या फिर सॉरी फीड वाटर फ्लो, स्पेसिफिक हीट ऑफ फीड वाटर और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो इन्होंने टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है कि राइज इन फीड वाटर टेम्परेचर कितना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्होंने मास ऑफ फीड वाटर नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको मास ऑफ फीड वाटर नहीं दिया तो आप कंफ्यूज मत होना, और कई बार ऐसा कंफ्यूज किया जाएगा, आप लेके बैठ जाओगे कि हाँ ये तो नहीं दिया हुआ, आप कैसे सॉल्व करें। तो आपको इन्होंने दिया है स्टीम फ्लो कि 5 टन पर आवर का स्टीम फ्लो है, तो आप उसको वही कंसीडर करिएगा, लिख दीजिएगा कि लेट कंसीडर द मास ऑफ फीड वाटर इज इक्वल टू स्टीम फ्लो। ये एक लाइन लिख देंगे तो आपका न्यूमेरिकल कहीं भी गलत नहीं होगा। तो ठीक है, तो आपको Q इकोनोमाइजर हीट गेन इज इक्वल टू मास ऑफ इकोनोमाइजर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ इकोनोमाइजर इंटू टेम्परेचर राइज कितना है 5 इंटू 10 एक्सपोनेंट 3 केजी पर आवर में हम कन्वर्ट कर दिए, 10 पर आवर था, इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फीड वाटर हमें पता होना चाहिए 1 होता है, नो डाउट, अगर नहीं पता है तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने नहीं दिया है तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। स्पेसिफिक हीट ऑफ फीड वाटर इन किलो कैलोरी में बात कर रहा हूं मैं। 1 इंटू डेल्टा टी कितना दिया इन्होंने 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, राइजिंग सॉरी इकोनोमाइजर टेम्परेचर, फीड वाटर टेम्परेचर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा लगभग 130 इंटू 10 एक्सपोनेंट 3 किलो कैलोरी पर आवर। ये आवर ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, 130 किलो इंटू 10 एक्सपोनेंट 3 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है, अब हम फ्यूल सेविंग कैसे निकालेंगे भाई, ये तो इकोनोमाइजर ने हीट गेन किया, हीट गेन उतना ही होगा। अब हीट गेन किया तो इस हीट की इक्विवेलेंट हम फ्यूल सेविंग कैसे निकालते हैं। अगर हम किलो कैलोरी की बात करें कि हमारा फ्यूल का किलो कैलोरी कितना है, तो मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो हमको इक्वलाइज करेंगे कि इतना हीट जो है, अगर हम बात करें कि हाँ मास ऑफ सॉरी Q इकोनोमाइजर इज इक्वल टू Q ऑफ फ्यूल। ठीक है, जितना हीट इकोनोमाइजर ने गेन किया उतना हमारा फ्यूल सेव होगा, हम ये मान के चलते हैं। तो हमारा Q इकोनोमाइजर कितना है 130 इंटू 10 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, क्योंकि कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है किलो कैलोरी पर केजी में या फिर किलो कैलोरी पर टन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें मास का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किलो कैलोरी में या फिर किलो जूल में जो भी है आपको आ जाता है। तो कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल ने दिया है कितना दिया 10,000। तो अगर हम बात करेंगे इसको 130 इंटू 10 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल इंटू 10,000, इससे हमारा क्या आ जाएगा मास ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 केजी पर आवर। ठीक है, बहुत सारे लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे, इन्होंने बोला है कि हाँ फ्यूल सेविंग बाय प्रोवाइडिंग एन इकोनोमाइजर इतना 13 केजी पर आवर, बट इन्होंने क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि फ्यूल सेविंग बाय प्रोवाइडिंग इकोनोमाइजर कैलकुलेट फ्यूल सेविंग पर आवर या पर ईयर। बट इन्होंने क्या कर दिया कि एक लास्ट में वैल्यू दे दी कि एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स। तो ये देने का मतलब हो गया कि आपको
ईयरली बेस पे निकालना है, न कि आपको आवर में। तो हमको एक और लाइन लिखना पड़ेगा, ईयरली फ्यूल सेविंग इज इक्वल टू 13 इंटू 8600 इज इक्वल टू, ये आता है आपका 111.8 टन पर ईयर। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल्स बहुत इजी वे में था, बट इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज दे दी, जैसे कि आप बात करते थे कि हाँ इवापोरेशन जैसे जो बताया था कि हाँ स्टीम जनरेशन फ्यूल्स के द्वारा 1 केजी फ्यूल से कितना 14 टन स्टीम जनरेशन था, 14 केजी ऑफ स्टीम जनरेट हो रहा है, तो उसका कोई यूज नहीं हुआ। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स ऐसे ही है, बहुत सिंपल है, तो सॉल्व करिए और लगभग सारे न्यूमेरिकल्स आपको इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। इकोनोमाइजर के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है और फिर उसको प्रोसेस कर देना है। इसी फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, आप बस वो देखिए कि हाँ इस फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए और क्या दिया हुआ है, उस पर फोकस करेंगे तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। बस यूनिट्स को और जो वैल्यूज है क्रॉस चेक करना मत भूलिएगा। जब सॉल्व करते हैं तब ऐसा ना हो कि आप न्यूमेरिकल्स वैल्यू आपने सही रखा बट जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर टन पर आवर में लिख दिया, ये चीज ध्यान देना है कि आपने ईयर में लिखा है तो ईयर बाई कैसे करना है, वो सब चीजें आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बाकी बहुत सिंपल है, और अगर आप मुझे और अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज पढ़ते रहिए, बीओई का पेपर जो भी आता है उसको सॉल्व करिए, और कुछ भी हो तो आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।